आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। इसी के साथ यूसीसी को लेकर एक्शन भी तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस बीच बीजेपी के लिए विपक्षी खेमे से एक अच्छी खबर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। संविधान में भी आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 44 इसका समर्थन करती है, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी विपक्षी दलों से, सभी संप्रदाय के लोगों से बैठकर बातचीत करके कंसेंसस और सबको एक मत में लाकर ही इसको आगे जाना चाहिए। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय में संशय है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले दल भी इसके खिलाफ हैं। वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूसीसी बाध्यकारी नहीं है, ये देश का संविधान कहता है। 21वें विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग वो फिर से जनता से राय मांग रहा है और जब वो विधि आयोग अपना कोई निर्णय लेगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना पक्ष जरूर रखेगी। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल यूसीसी को विभाजनकारी बता रहे हैं। These are all diversionary tactics, simple diversionary tactics. The country needs so many answers from the Prime Minister of India. Whether it is price rise, whether it is unemployment, whether it is situation in Manipur. These are all the issue which Prime Minister has to give an answer to the country. पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी, आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए। शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? बीजेपी विपक्षी दलों के विरोध को वोट बैंक की राजनीति बता रही है। खासतौर पर कांग्रेस उसके निशाने पर है। जो यूसीसी है उसका सबसे बड़ा अगर रोड़ा कोई रहा है तो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए कि वो कम्युनल कंफ्यूजन के साथ है या कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट के साथ है। कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि वो समावेशी सुधार के साथ है या सांप्रदायिक उन्माद के साथ है और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के साथ है। यूसीसी पर राय शुमारी शुरू हो गई है। 22वें लॉ कमीशन ने यूसीसी पर कंसल्टेशन पेपर जारी करके इस पर राय मांगी है। लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि उन्हें यूसीसी पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 27 जून तक 8.5 लाख लोगों का रिस्पांस मिल चुका है। यूसीसी कोई नया मुद्दा नहीं है। 2018 में इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था। 2018 से 2022 तक लॉ कमीशन फंक्शनल नहीं था। नवंबर 2022 में लॉ कमीशन में नियुक्तियां की गईं, जिसके बाद इस विषय को लिया गया। सवाल यह है कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है और क्या इसे लागू करने का सही समय आ गया है? यूसीसी के बाद सभी धर्म और समुदायों के लिए एक समान कानून हो जाएगा, तो फिर मुसलमानों को इस पर आपत्ति क्यों है? क्या यूसीसी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है या यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा होगा? मामला काफी गंभीर है और भोपाल में रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया इसका और कई सारे सवाल रखे कि एक परिवार में
दो कानून कैसे चल सकते हैं? दो व्यक्तियों के लिए, एक ही परिवार में रहते हैं तो अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं। ये मसला इतना गंभीर हो चुका है अब कि उसके बाद से 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि मामला कितना गंभीर है। उसको आप चुनावी एजेंडा कहे, जो कुछ भी कहे, कि इस ऐलान के बाद मोदी जी के तत्काल जो है इसमें सरकार भी हरकत में थी, और मेरी जानकारी के हिसाब से होम मिनिस्ट्री में एक बैठक भी हुई जिसमें लॉ कमीशन के सदस्य भी थे, सेक्रेटरीज भी थे, और काफ़ी विचार विमर्श इसमें हुआ। यानी ये सीरियसनेस दिखती है कि इसमें नए आने वाले सत्र में कुछ हो सकता है। दूसरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी लगा कि ये तो मामला काफ़ी सीरियस होता हुआ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने भी एक बैठक की और उसमें भी विचार विमर्श हुआ, और ये हुआ कि भाई अपने प्रस्ताव रखे जाने चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपत्ति हो सकती है उनको, जिसको उनको दिक्कत हो सकती है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी ने बिना मांगे समर्थन कर दिया इसका। तो इससे ये लगता है कि ये मामला काफ़ी सीरियस है और बहुत अटमोस्ट अर्जेंसी का है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने किया उसके बाद चीज़ें हरकत में आई हैं। और जो 22वां लॉ कमीशन है उसके हेड जस्टिस अवस्थी ने ये बताया भी, जानकारी भी आई कि 8.5 लाख लोग अब तक अपने विचार रख चुके हैं, इस पर अपनी राय दे चुके हैं, जो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। जिसको लगता है कि इस पर उसको कुछ व्यू हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, आप उसके तहत अपने व्यू दे सकते हैं। तो रिस्पांस बहुत ही आ रहा है इसमें, 8.5 लाख लोगों का, और अभी भी ये और समय है इसमें कि लोग व्यू दे सकते हैं। तो इशू तो बहुत गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं दिख रहा है। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये असली मसला है कि इससे क्या दिक्कत होने वाली है। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनकी तरफ से बड़ा घनघोर विरोध हो रहा है। विपक्षी दल बिना इसको डिस्क्राइब किए कि इसमें क्या उनकी दिक्कतें हो सकती हैं वो विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग वनवासियों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं कि वनवासी समाज को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी आपने सुना होगा आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज जी, अब आदिवासियों को प्रतिनिधिमंडल आया था क्या आरजेडी के पास मिलने के लिए, साहब मुझे बचाओ, देखो ये दिक्कत हो रही, कानून बन रहा है। अपनी बात ना करके दूसरे के कंधे पे बंदूक भी चलाई जा रही है। इसी को आप समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इससे क्या मुश्किल हो सकती है और क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। आप अगर एकदम कोई भी कानूनी समझ नहीं रखते हैं, या आप कोई भी बहुत साधारण व्यक्ति हैं, तो आपको ये कहा जाए कि एक जगह एक ही तरह कानून सबके लिए है, तो आप इससे एग्री हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर इसमें विरोध के स्वर है तो इसको समझना चाहिए कि वो क्या स्वर है और क्या वो वैलिड है, क्या वो जायज़ है, क्या उनका कोई आधार भी है, या सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनकी प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान और हाई कोर्ट की वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बस एक ही निवेदन है मेरा कि थोड़ा छोटे छोटे में बात रखिएगा, तो बात ज़्यादा हो पाएगी, ज़्यादा इंटरेक्टिव हम लोग बना पाएंगे। सुमैया राणा जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इसका? क्या दिक्कत है इस कानून से? यूसीसी आ जाएगा तो? बिल्कुल, देखिए देश का एक खूबसूरत संविधान है, और जब देश का संविधान बना था तो उस वक्त में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात का पूरा ख्याल रखा था, ध्यान रखा था कि उसमें देश में जो विविधता है, अनेकता में एकता की जो प्रवृत्ति है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और हम सब मिलकर के एक मुल्क को एक घर की तरह हो, और उसमें हम सब लोग मिलकर के अपने अपने पर्सनल लॉज के साथ एक अच्छा देश बना सके और अच्छे तरीके से रह सके। अब क्योंकि ये देश विविधता से भरा हुआ है, इसमें अनगिनत जातियां, धर्म के लोग हैं, परंपराएं अलग हैं। जिस देश में हर 150 किलोमीटर पे परंपराएं बदल जाती हों और रहन सहन बदल जाता हो, वहाँ का खाने पीने का तरीका, खान पान बदल जाता हो, उस देश में एक कानून लागू करने का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। ड्राफ्ट क्लियर हो पहले तो ये समझ में आए,
मैं यहाँ पर एज अ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी हूँ, और क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें फेरबदल करना मुश्किल हो सकता है अगर पर्सनल लॉ पे बात की जाएगी, क्योंकि पर्सनल लॉ हमारा हमको एक कंप्लीट लॉ है जो धर्म के लिहाज से देखें, इस्लाम के लिहाज से देखें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फेरबदल हो और कोई भी ऐसी चीज होगी जिसको हम वो कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, मैं एक बात बताती हूँ। अगर देश में यह कानून बनता है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हम स्वागत करते हैं उसका, बिल्कुल किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोशिश ये रहेगी कि नमाज मस्जिदों के अंदर उस दायरे में होनी चाहिए, वो बड़ी बात नहीं है। यूसीसी इसको बोलेगी हमारी सर आंखों पर है, लेकिन यूसीसी ये बोलेगी कि किसी मोहल्ले में किसी घर में नमाज पढ़ाई जाएगी तो उसके मौलाना को पकड़ के खींच के बाहर लाके मारा जाएगा, तो ये बर्दाश्त नहीं। तो यही चीजें हैं कि वो सुमैया जी और मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नहीं है, ये बात सही है, अभी तो राय मशवरा चल रहा है कि क्या क्या ड्राफ्ट बन के आएगा। यूसीसी का जो बेसिक प्रेमाइस है उसमें ये सब चीज़ें तो है ही नहीं कि आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये इसका तो कोई लेना देना नहीं है। उसमें तो ये कहा जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आप मुझे ये बताइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कौन सी ऐसी चीज है जिसके बदलने का आपको डर, जिससे आपको आशंका है कि वो नहीं बदलना चाहिए? बताइए। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने या मुशावरत कमेटी ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है या चिट्ठी लिखी है कोई मसला दरियाफ्त करने के लिए, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो नहीं वही तो वो खुल के बताइए ना, वो पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ होगा। देखिए पर्सनल लॉ सिविल लॉ, ये आप मुझे बताइए कि उसमें ऐसा क्या है जिसकी मैं तो बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, देखिए पर्सनल लॉ जो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, पर्सनल लॉ किसी पूजा पद्धति को बदलने के लिए नहीं आ रहा है कि आप कैसे पूजा, मैं सुबह उठ के आरती करूंगा या नहीं करूंगा, इसका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। जो ये नया यूसीसी आ रहा है, जो अब तक आया, अभी ये फाइनल ड्राफ्ट मेरे पास भी नहीं क्योंकि बना ही नहीं है, वो ज़्यादातर आपके सिविल राइट्स यानी इकोनॉमिक राइट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी शादियां इकोनॉमिक फैसले से बहुत सारी जुड़ी होती हैं, डिवोर्स कैसे होगा, सक्सेशन कैसे बनेगा, राइट्स किसके क्या होंगे, इस पर है। तो आप बताइए ना स्पेसिफिकली कि 3-4 शादियां जो आपके यहाँ होती उस पर आपको दिक्कत है, एतराज है, या आपको किसका कितना अधिकार हो संपत्ति पे, उस पर आप नहीं चाहते कोई दखल हो, किस टाइप की विरोध को आप लोग कर रहे हैं? मेरा सवाल इसलिए कि पूरा विपक्ष एकदम से खड़ा हो गया कि नहीं नहीं ये नहीं आना चाहिए, क्यों, किस बात पे आपत्ति, ये तो कोई बता नहीं रहा है, बताइए। देखिए 3-4 शादियों का ही मैटर ज्यादा सामने निकल करके आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। मैं थोड़ी सी आपके चैनल के थ्रू एक बात फिर से याद दिलाना चाहूंगी अपने देश में के लोगों को कि जिस देश में खुले मन से लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिलती है और लोग उसको खुशियां मनाते हैं उसके लिए, उस देश में जिसकी सांस्कृतिक धरोहर ही यहाँ की लाज लज्जा, महिलाओं का रहन सहन, जिस देश में घूंघट प्रथा हो, जिसमें मुसलमानों को तो ये कह दिया जाता है कि पिछड़े हैं इसलिए बुर्का ओढ़ते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन इस देश की परंपरा रही है घूंघट, सर पे पल्लू रखना, मंदिर जाएंगे भी तो सर पे पल्लू रखेंगे, मस्जिद दीन का काम करेंगे तो सर पे हिजाब होगा, क्रिश्चियंस जो हैं वो सर के ऊपर वो पहनती हैं वेल अपना, हमारे सिख बहनें जो हैं सरदार वो भी अपने सर पे पल्लू रखती हैं। वहां पर लिव इन रिलेशनशिप जैसे को मान्यता मिल जाती है। कितने मुसलमान होंगे जो 4 शादियां करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उन 4 शादियों के पीछे की जो डेफिनेशन है वो एक बहुत गहरी और बहुत बड़ी है। क्या डेफिनेशन है? उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है, मैं वही बता रही हूँ, उसमें सीधे तौर पे ये कहा गया है कि शादी करने के पीछे की वजह बहुत ऑथेंटिक होनी चाहिए। वो वजह की पूरी लिस्ट है, मुझे लगता है मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं लूंगी, इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं, आप मुताला कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रही हूँ, 4 एक व्यक्ति 3-4 जो भी नियम हो वो एक साथ शादियां कर सकता है, ये आप एक महिला होते हुए आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं। अब आप ये सोचिए कि मैं महिला हूं और जस्टिफाई कर रही हूं तो उसके कोई पीछे वजह होगी। जानना चाहता हूं वो क्या वजह है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप मैं बता तो नहीं हूँ वजह, आपको बताइए ना कि जिन रीजन से
कौन से रीजन? एक से ज्यादा शादियां की जा सकती हैं, जितना वो मायने, सुन लीजिए मेरी बात, जितना वो मायने रखता है उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि उन शादियों के बीच कैसे आप जस्टिस करेंगे। ये इस्लाम की पहली शर्त है, और अगर आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं तो आपको एक से ज्यादा शादी करने का कोई राइट नहीं है, और आपकी वजह बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए। वही तो मैं पूछ रहा हूं, वजह से, और वो पहले के जो 4 शादियां कोई व्यक्ति करेगा उसके पीछे वो बहुत जस्टिसफुल होने, ये कौन सा जस्टिस है? मैं वही तो जानना चाहता हूं कि कैसे 4 शादी करके आप जस्टिस कर रहे हैं, वो क्या रीजन है जिससे आप 4 जस्टिस कर रहे हैं? देखिए एक समाज के अंदर सुमैया जी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ ये 4 शादियां हटाने के लिए नहीं, ये तो आपने कहा कि इसी को समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारे, नहीं सुमैया जी, नहीं सुमैया जी, इसमें मैंने पहले ही कहा कि ये सिविल कानून आपके बहुत सारे हक और हुकूक से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अगर 4 शादी कर रहा है, ये चूंकि बार बार वही जिक्र आ रहा है इसके लिए कह रहा हूं, आप किसी भी समाज में देखिए जाके ना, यहाँ पे ये कानून ऐसा थोड़ी खाली मुसलमानों के लिए बन रहा है, ये जैन, सिख, बौद्ध, हिंदू सबके लिए बनेगा कि सब एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए। महिलाओं का हक एक होना चाहिए। ज्यादातर तो जो जस्टिस नहीं होता वो महिलाओं के खिलाफ ही होता है ना। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताने की कोशिश करें, जिसको आप बता भी नहीं कि वो 4 शादियां करके रखता है, लेकिन उसको अगर कर सके तो करे। कौन सी तरीका है? एक मौलाना साहब ने तो ये कहा है, सुनिएगा सोनिया जी, आप नहीं, आप मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए आपके आसपास का मुसलमान जिसने 4 शादियां की। ये बहुत अच्छी बात कही। अभी हम इसी बात का डिस्कशन कर रहे थे अपने न्यूज रूम में कि जब ये है ही नहीं तो एक काल्पनिक चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं होता है, तो विरोध किस बात का है? काल्पनिक नहीं है, प्लीज समझिए आप मेरी बात। नहीं सुमैया जी, हमारे पास एक लॉ है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, लेकिन उस क्या लॉ को मुद्दा बना के जो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आभा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप उसके लिए ये अफवाहें फैलाने। हाजिर साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। आभा जी, आप एक महिला हैं और एक वकील भी हैं, दोनों के आलोक में सुमैया जी रुकिएगा, अब सबको शामिल करते हैं। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, आज भी फ्रीलांसिंग। मैंने आभा सिंह जी से कहा, अरे सुनिए ना सुमैया जी, सुन तो लीजिए। मैंने कहा आभा सिंह जी एक वकील भी हैं, एक महिला भी हैं, एक देश की बहुत बड़ी सम्मानित नागरिक भी हैं। क्या आभा जी किसी व्यक्ति को 4 शादियां 3 शादियां करने का कोई लॉजिक दिया जा सकता है कि आप एक साथ करिए? जो अभी सुमैया जी कह रही कि कुछ रीजन होगा, वो रीजन क्या वो बता नहीं रही, लेकिन कुछ रीजन होगा बता रही हूँ। देखिए, आज के ज़माने में तो कोई लॉजिक निकलता ही नहीं है। ये कहना कि अगर वो सब महिला अपनी पत्नियों के साथ जस्टिस कर सकता है, तो भाई वो जस्टिस क्या वो खुद डिसाइड करेगा? वही जज रहेगा, वही ज्यूरी रहेगा। तो और आप इक्वालिटी की बात करते हैं, इसका क्यों यूसीसी क्यों आ रहा है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 14 कहता है। तो इसमें जब हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं वो इकलौती बीवी बन के अधिकार से रह रही हैं, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं क्यों ना इकलौती बीवी बन के ठाट से रहें? क्रिश्चियन में अगर एक पत्नी है वो पूरे घर की मलकिन है, तो क्यों नहीं मुस्लिम की पत्नी भी पूरे घर की मलकिन हो? तो ये इसलिए हो रहा है। और आप ये सिर्फ 4 शादियों की बात नहीं है, आपने बहुत सही कहा, मैं आपका सुन रही थी। एक केस था एबीसी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी। सुनिए मेरी बात, उसमें सुनिए यूसीसी का लॉजिक सुनिए। एक क्रिश्चियन महिला थी, माँ थी, उसको अपने बेटे का सोल अधिकार नहीं मिल रहा था क्योंकि गार्जियन एंड वार्डशिप एक्ट में जो था उसमें उसका प्रावधान नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये केस सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको आप एक यूसीसी लाइए, क्योंकि अगर एक क्रिश्चियन सिंगल मदर, उसको अपने बच्चे का सोल गार्जियनशिप इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कानून कहता है कि उसके फादर जो है उनको अपनी लिखित परमिशन देनी पड़ेगी, वो जबकि दूसरे कानून में नहीं है। तो ऐसे कानून जहां सक्सेशन की बात आती है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सक्सेशन की बात थी कि क्या एक लड़की को उसका अधिकार मिल सकता है, क्या उसपे कर्ता का राइट्स डिवॉल्व कर सकते हैं। फिर आप आइए तीसरा केस में आपको बताती है सरला मुदगल का, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 95 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जो इतने मिसकॉन्सेप्शंस है, कंफ्यूजन है, महिलाओं के प्रति अन्याय हो रहा है,
इसलिए यूसीसी की जरूरत है। तो स्पेसिफिक केसेस, कहीं एडॉप्शन का मामला है, कहीं सक्सेशन का मामला है, कहीं अधिकारों का मामला है, और अगर हिंदू कोड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह हिंदू कोड में हिंदू महिलाओं को अधिकार मिल रहे, उसी तरह का कोड सबके लिए एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। जी, जफर भाई और हाजिक भाई, गुरु भाई आपके पास आऊंगा बाद में, चूंकि आपके ऊपर राजनीतिक आरोप है। जफर भाई, क्या ये यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, विरोध है इसका, गड़बड़ है इसमें, क्या दिक्कत है? इनसे सवाल है जफर सरेशवाला जी से। जफर साहब जी जी आ रहा जी 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 देखिए, मेरा कोई व्यू नहीं है इस पर, कॉमन सिविल कोड आए ना आए, लेकिन ये अब जो है, मैं हमेशा समझता हूं कि एक चीज आ गई तो आप क्या करोगे, क्योंकि मेरे मुखालिफ करने से या मेरी मुआफिकत करने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है और बीजेपी जो है उसके मैनिफेस्टो में कम से कम 4 वक्त से क्लियर कट है कि हम लोग लेके आएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 एंड में, दिसंबर में, जब बीजेपी का घोषणा पत्र निकल गया था, तो उस वक्त उनके उसमें क्लियर कट था कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, जो हमेशा से होता था। तो उस वक्त मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी 2014 में इलेक्शन बस शुरू होने वाला था। पूरे हिंदुस्तान के 17 या 18 प्रोमिनेंट मुसलमान हम लोग गए, और उसमें 4-5 इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, और उन्होंने बहुत पॉइंट ब्लैंक नरेंद्र मोदी साहब से पूछा कि भाई आप ये कॉमन सिविल कोड लाने वाले हो? तो कहा हम लाएंगे। लेकिन मोदी साहब ने, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि देखिए हम लाएंगे, लेकिन ये कोई हिंदू कोड बिल नहीं होगा, यानी हम लोगों के ऊपर हिंदू कानून नहीं थोपेंगे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी उस वक्त कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हैं, हम उन सबसे राय मशवरा लेंगे, हम ऐसे कोई चीज थोपेंगे नहीं, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, और जिसका जो प्रॉब्लम है या जिसको जो मंशा है या खदशा है या डर है, तो वो रखे हमारे सामने। तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉ कमीशन ने अभी जो खोला कि भाई हम लेके आने वाले हैं, आप बताइए, और आपने बताया कि 8 लाख लोगों ने अपनी राय दी, तो मैं खास तौर से जो इसके स्टेक होल्डर हैं, और खास तौर से मुसलमानों में से पर्सनल लॉ बोर्ड है या और जो मुसलमानों की जो दीनी जमातें हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी सारी बातें मीडिया के सामने रखने के बजाय वहां रखें। उनको अगर कोई मुखालिफत है, जफरवाला साहब, बात से खदशा है, जफरवाला साहब, ये तो सलाह है, मशवरा है, बहुत ही मजबूती से लॉ कमीशन के सामने रखिए। नहीं, विरोध किस बात का है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध किस बात का है, वो पॉइंट असली वो होना चाहिए ना सर। देखिए, विरोध क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा उनको ये कहना है कि वो अपने सारे खदशात, भाई लॉ कमीशन है, उसकी डेट है मेरे ख्याल से 13 जुलाई तक, अपनी सारी बातें रखें। और एक और बात मुझे कहनी है कि अगर ये कॉमन सिविल कोड आया, ठीक है, आ गया कल, तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को टोपी पहनने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर ये कॉमन सिविल कोड आता है अगर, तो वो हिंदुओं को भी असर करेगा, पारसियों को भी असर करेगा, सिखों को भी असर करेगा, ट्राइबल्स को भी असर करेगा, सब, यानी जितने मजहब के लोग हैं उनको सबको असर करेगा। तो हमें कोई टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं वेस्ट में रहा हूं, मैं अमेरिका में रहा हूं, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूं, और मैं यूरोप में भी रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि 33% मुसलमान दुनिया में उन मुल्कों में रहता है कि जहां पर इस्लामी कानून नहीं है, लेकिन वहां इस्लाम पे बराबर लोग चलते हैं। तो कोई ऐसा कानून आ जाने से इस्लाम पे नहीं जफर साहब, आप जफर सरेशवाला साहब, आप बच रहे हैं थोड़ा ये बताने से कि विरोध किस बात का है। ये तो ठीक बात है कि अपनी राय दीजिए, राय देने के लिए तो खुला हुआ है ऑनलाइन मसला, जाइए अपनी राय दीजिए, सभी लोग दे ही रहे हैं, 8.5 लाख लोग अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन जो उस बात का विवाद है, जो सुमैया जी कहने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो खुल के बता नहीं पा रही हैं, ये मैं दोबारा अंडरलाइन कर दे रहा हूं। अभी रुकिए सर, ये हाजिक साहब से सवाल। जी एक मिनट, आपने जब छेड़ा है तो मैं बोल दूं। हाँ बोलिए। देखिए, रही बात ये 4 शादी की, अगर तो 4 शादी का आप स्टैटिस्टिक ले लें तो सबसे कम मुसलमानों में, और
कुरान जो है ये कहता, देखिए इस्लाम कहीं पर ये नहीं कहता कि एक से ज्यादा शादी करो। कुरान ये कहता है कि कर सकते हो, और कर सकते हो में कुरान ने कम से कम 20 कंडीशनें रखी हैं। और फिर कुरान की गाइडलाइन क्या है पता है? लास्ट में कुरान ये कहता है कि मत करना इसलिए कि तुम ये निभा नहीं पाओगे। तो अब मैं आपको बताऊं कि अरब मुल्कों में, जहां पर बिल्कुल इस्लामी मुल्कों में, अब वहां भी एक से ज्यादा शादी लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर यही तो जफर सरेश वाला जी, जफर सरेश वाला जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि एक तरफ ये बात कही जाती है कि ये तो है ही नहीं, और ये बात मैं भी, मेरा कोई मुसलमान दोस्त ऐसा नहीं जिसने 2 बीवियां रखी हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं जानता किसी को, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन किसी की 2 बीवियां एक साथ नहीं रह रही हैं। जब ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसका इतना विरोध किस बात का? मुल्ला जी का दबाव है क्या? जैसे तलाक, एक सिटिंग में 3 तलाक देना ये गुनाह कबीरा था, यानी बहुत बड़ा गुनाह है ना। हमारे उलमा जो आर्ग्यूमेंट करते थे कि तलाक, लेकिन वो चल रहा था ना जफर भाई, और इसका जब कानून बना तो इसका कितना विरोध किया गया। आज भी लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल वो गलत। तो यही तो कह रहा हूं कि गलत तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रुक जाइए एक मिनट सर, हाजिक साहब, ये हक और हुकूक और महिला के अधिकार की बात है, वो किसी भी धर्म समाज की हो, उसका हक है ये कि वो अपने फैसले करे। ये मर्द लोग कैसे तय करेंगे कि हम 4 बीवियां रख सकते हैं, ऐसी फलानी कंडीशन हो सकती है इसलिए हम रख सकते हैं? किसी, मैं तो अभी हाल फिलहाल में सुना है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, जानता नहीं हूं कौन है, उन्होंने कहा कि मर्द तो 80 साल तक घोड़ा रहता है, उसको 4 बीवियां लगेंगी। व्हाट नॉनसेंस! कोई सोच भी कैसे सकता है ये बकवास की बात? बोलिए हाजिक साहब। देखिए नीरज जी वाले यूसीसी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि 21वां लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे भारत में यूसीसी नहीं आ सकता। जब उसने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पर अड़ी हुई है, वो इस देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, तो उन्होंने उस कमीशन को समाप्त करके 2022वां कमीशन बना दिया, और उसने हिंदुस्तान के लोगों से राय मांगी है। और उस राय में अभी तक किसी मुसलमान, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, देवबंद वाले हो, नदवा हो, किसी ने भी अब तक कोई मुखालफत नहीं की है। सबसे पहले बात रही कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए, तो मैंने जितना पढ़ा है उसमें देखा है, मोदी जी जो 1400 साल पहले कुरान ने और हदीस ने कहा है, वैसे ही कुछ पॉइंट लाना चाहते हैं कॉमन सिविल। इसलिए मुसलमानों को क्या विरोध करना। रही बात आप 4 शादी की बात करते हैं नीरज जी, मैं आपके हिंदुस्तान में एक सैंपल, एक मिसाल ऐसी बताइए आप कि जिसकी 4 बीवियां हों। मेरी निगाह में तो हिंदुस्तान में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी 4 बीवियां हों। 1-2 होती हैं तो वो उनको भी झेल नहीं पाता। रही बात कि इजाज़त कुरान ने दी है, उस आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो, बशर्ते, फिर शर्त लगाई अल्लाह ताला ने कि बशर्ते कि उनके साथ एक सा मामला कर सको। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं अगर ये नहीं कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। हाजिक मुझे एक चीज बताइए, कोई जुर्म नहीं है। हाजिक साहब, महिलाओं की इच्छा का कोई वैल्यू है कि नहीं? इस्लाम ने बिना इच्छा के तो शादी नहीं होती। आप कैसी बात कर रहे हैं नीरज भाई? आपके यहाँ जोर जबरदस्ती से हो सकती है, हमारे यहाँ निकाह में जब तक लड़की 3 बार हाँ नहीं करे तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ फेरे होते हैं, हमारे यहाँ 3 बार निकाह में, जब निकाह का वकील जाता है और मैं जब वकील बन के जाता हूँ तो मैंने वकील बनने में हमेशा लड़की की आवाज के साथ सुना कि हूं नहीं कि तुमने निकाह कबूल किया, उसने कहा कि मैंने निकाह कबूल किया। आप कैसे करें? हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, बिना लड़की की इजाजत के तो निकाह ही नहीं होगा। सुनिए इस्लाम ने, सुनिए ना हाजिक साहब, सुनिए ना, आप बहुत समझदार आदमी है इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सभी समाजों में पहले शादी की उम्र पता थी आपको क्या थी? बहुत दूर मत जाइए, आज़ादी से थोड़ा पहले, आप पढ़ते लिखते होंगे तो आप जरूर पढ़ा होगा आपने, 10 साल, 8 साल, 6 साल, है ना, शादी हो जाती थी लड़कियों की। और मर्द कितने साल का होता था? 40 साल। आज भी हो रही है सर। सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, बीच में मत बोलिए सर, पहले सुन लीजिए आप। तो क्या वो सही था? और वो लड़की जो है 15-16 साल में विधवा हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तब इतनी नहीं थी, अब तो 65-70 हो गई, तब तो बहुत कम मोर्टेलिटी रेट थी।
तो मर गया आदमी 50 साल में। अब वो 12-13 साल की लड़की जिसका मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हुआ वो विधवा हो गई, ये अच्छी बात थी, उसकी भी रजामंदी होती रही होगी। समाज जब बदलता है, आगे बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, तो उसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। हर समाजों में ये बुराइयां कुरीतियां होती हैं जिनसे आपको निकलना होता है। अगर एक कानून ऐसा बन रहा है जिसमें सबके हक बराबर हैं, तो उसमें दिक्कत क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। आप खुद ही कह रहे हैं कि कहीं नहीं होती, मैं भी मान रहा हूं कि मतलब कहीं तो होती होगी, लेकिन मेरे जान में कोई मुसलमान मेरा दोस्त नहीं जिसने 3-4 शादियां कर रखी हूं, लेकिन फिर भी विरोध है। देखिए आपके सामने सुमैया जी बैठी विरोध कर रही हैं कि कानून गलत है। देखिए ना आपके सामने कोई सुमैया जी ने ये कहा कि हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून ऐसा बनना है कि लड़का लड़का शादी करके रह सकता है। ये कौन से धर्म ने इजाजत दे दी? हमारा संविधान में उसमें पास किया जा रहा है। कानून धर्म के साथ थोड़ी बना रहा भाई, ये यूसीसी। अरे सर महाराज जी आप सुने ना, आप उलझाइए मत। देखिए प्रकृति के खिलाफ चलोगे सर, प्रकृति के खिलाफ चलेंगे आप, प्रकृति का नियम के खिलाफ। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति के नियम क्या है? नियम यह है कि लड़की लड़के की शादी होगी। प्रकृति ने ये कहा, नहीं एक मिनट से देखिए हाजिर साहब आप उलझ गए हैं। प्रकृति ने ये कहा नियम बनाया कि एक आदमी 80 साल तक अगर वो फर्टाइल रह सकता है तो 4 लड़कियों से शादी करेगा। ये कौन सी प्रकृति ने कहा लिख के दिया? ये तो नियम हम सब मर्दों ने बना लिया, मिलकर तय कर लिया। ये बात बोली गई है ना सर, जिसका कोई कितनी शर्मनाक बात बोली गई है। ये कोई 4 शादी नहीं होती उसकी तो बात बोली क्यों गई फिर? हमारे देश में 3000 बलात्कार अभी बोली गई, 3 दिन पहले बोली गई है। 3000 बलात्कार हो रहे हैं रोजाना। तो उसकी वजह से 376 कानून खत्म कर दिया जाए। तो उसकी वजह से 376-77 कानून खत्म कर दो। कड़ी सजा मिलना चाहिए। कड़ी सजा है कि नहीं है? सर पॉक्सो लगता है कि नहीं है? कहाँ दे रहे हैं आप सजा? अरे आप कह रहे थे सजा क्या शरीयत के हिसाब से? अभी पकड़े गए भाई साहब, आप जस्टिस नहीं, फांसी पे लटका दो। ऐसे थोड़ी चलता है देश भाई, कानून के मुताबिक प्रोसेस होता है। अभी मारे गए ना जब लड़की दिल्ली में हुई थी। बिल्डोजर चल रहा है, कोई जस्टिस नहीं, बिल्डोजर चल रहा है हिंदुस्तान में, कोई कानून नहीं। इसीलिए मोदी जी का जवाब नहीं बना। अमेरिका में जब आ गया ना बुलडोजर पे, तो जवाब नहीं बना मोदी जी पे। अब इसका जवाब तो देखिए गुरु प्रकाश जी को देखना। गुरु प्रकाश जी बात एजेंडे पे आ गई है, बुलडोजर पे आ गई कि आप लोग जो है ये जो यूसीसी लेके आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल गैल्वेनाइजेशन के लिए लेके आ रहे हैं। ये आरोप है आपके ऊपर। देखिए हाजिर जी इतनी देर तक बहस करने के बाद पहले अच्छी बातें कर रहे थे, अब देखिए बुलडोजर पे आ गए हैं। बताइए नीरज जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। और जी नीरज जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं बहुत ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुन रहा था और मैं नोट्स भी ले रहा था, क्योंकि अभी जो लॉ कमीशन ने कहा है कि 8.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने अपने ऑब्जर्वेशन जमा किए हैं। और जब हम कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो ये डेमोक्रेसी इन एक्शन है। इसको हम डेमोक्रेसी इन एक्शन मानते हैं। जब कोई भी कानून बनाना होता है तो सलाह मशवरा ली जाती है, आपके प्लसेस, आपके माइनसेस, आपके सजेशंस, आपके सुझाव सब लिए जाते हैं। अभी मैं सुन रहा था बातों को और बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान का धारा 44 आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो बीजेपी आरएसएस ने नहीं बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 44 कैटेगोरिकली बोलता है, स्पष्ट रूप से बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर, कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट होगी वो ऐसा प्रयास करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, पुरुष महिला में समानता हो, बहुविवाह समाप्त हो, ट्रिपल तलाक समाप्त हो। ये तो मतलब मेरे समझ से परे है कि ये मध्यकालीन मानसिकता को बढ़ावा देने वाले लोग, आज हम 2023 में बैठे हैं, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन आज भी मुझे आश्चर्य होता है, मुझे हंसी भी आती है कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुविवाह के पक्षधर हैं, पॉलीगैमी के सपोर्ट में हैं। बहुत दिन नहीं हुआ है अभी ट्रिपल तलाक से हमारी मुसलमान समाज की जो बहनें हैं वो कितनी पीड़ा झेलती थी, लेकिन ट्रिपल तलाक के विरोध में भी बात होती है। अब बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कहा था, अभी एक वक्ता ने कहा कि भाई अंबेडकर ने इसके पक्ष में नहीं कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर ने खुलकर कहा है कि ये जो पूरा वास्ट रिलीजन को मैंडेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके लिए एक कानून हो।
आप बार बार धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जो बांटने का काम करते हैं, मुझे इस बात से दुख होता है। आप मुझे एक विकसित देश बताइए, यूएस, यूके, फ्रांस, जहां पे ऐसी व्यवस्था ना हो। चलिए विकसित देश को छोड़िए, आप मुझे एक इस्लामिक राष्ट्र बताइए जहां पे बहुविवाह के पक्ष में कानून हो, जहां पे ट्रिपल तलाक के पक्ष में कानून हो। आप नहीं बता पाएंगे। और इसमें स्टेक होल्डर कौन है? आपको किसकी बातें सुननी है? मुसलमान समाज की महिलाओं की आवाज कहां है? उनकी आवाज कहां बुलंद होगी? ट्रिपल तलाक में वही मौलवी बोलेंगे, वही मौलाना बोलेंगे, यूसीसी में वही मौलवी बोलेंगे, वही मौलाना बोलेंगे। बहुविवाह में मुसलमान महिला कहां है? वेयर आर द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, हम सबको याद है शाहबानो का जजमेंट आया था। शाहबानो के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम समाज की महिलाओं को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से ये देश ने देखा था कि मुसलमान समाज को की महिलाओं को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए जिनका डिवोर्स हो गया है। उसके खिलाफ कानून कौन लेकर के आया था? उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रोग्रेसिव, सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रगतिशील निर्णय आया था, लेकिन इसके विरोध में भी रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के दबाव में तब की कांग्रेस की सरकार ने उसके विरोध में कानून लेकर के आ गए थे। बड़ा ताज्जुब होता है। और प्रधानमंत्री जी ने कल बिल्कुल ही सटीक बात कही है कि लंबे समय से, जब से देश आजाद हुआ है, तो तुष्टीकरण की राजनीति, एक वर्ग को लुभाते रहो, तुष्टीकरण करते रहो, उसके जितने भी रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट आइडियाज है उनको प्रोपोगेट करते रहो। दुख होता है इस बात से। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में टॉकिंग पॉइंट्स ये नहीं होने चाहिए। टॉकिंग पॉइंट्स आगे की सोच होनी चाहिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज होने चाहिए, सबको स्टेक होल्डर कैसे बनाए इस बात पे होनी चाहिए। जी सुमैया जी, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। जब महिलाओं के हक की बात, इस कानून का मोटे तौर पे जब यूसीसी बनाया जाता है, चाहे वो हिंदू होगा या कहीं भी हो, कि राइट्स क्या होंगे, सक्सेशन राइट्स क्या होंगे, किसको कितना लाभ होगा, बंटवारा कैसे होना चाहिए, अगर लड़की है तो उसका कितना हिस्सा प्रॉपर्टी में होगा, यही तो इसका मूल तत्व है। और जब ये लिखा जा रहा था कि शायद उसमें 3-4 बार शैल लिखा गया था वर्ड। इसका मतलब होता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इसको लागू करे, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि किसी ने ही सोचा नहीं, या किसी ने डर नहीं किया, किसी ने सोचा क्या ज़रूरत है, काम चल ही रहा है, क्या ज़रूरत किसी को इस करने के लिए। तो जब ये अरशद मदनी जी कहते हैं कि मर्द 80 साल तक जवान रहता है, उन्हें 4 शादी का हक है, कैसा लगता है सुन के? कितना बुरा लगता है ये क्या स्टेटमेंट है? जी भारतीय जनता पार्टी कितने दिनों से सोच रही होगी यूसीसी लाने में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या महिलाओं को, लड़कियों को प्रॉपर्टी में हक देने के लिए। लेकिन इस्लाम ने 1450-1500 साल पहले इस चीज को लागू कर दिया शरीयत में कि बेटियों को बाप की विरासत से उनका हक मिलेगा। ये कोई नया नहीं होगा हमारे लिए, ना हमें जरूरत है। हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है जिसमें अगर हम अपनी शरीयत के हिसाब से देखें तो उसके हम दावेदार हैं, और लड़कियों को उनका हक मिलने की बात कही गई है इस्लाम में। दूसरी रही बात 3 तलाक खत्म करने के डंके पीटने से, मुझे फायदा एक ये बताइए कि जो मर्द इकट्ठा 3 बार तलाक बोल के किसी अपनी वाइफ को फारिग नहीं कर पा रहा है बकौल सत्ताधारी पक्ष के, तो वो 3 महीने में तलाक दे देगा। भाई तलाक बिदअत है 3 बार में तलाक बोलना, मैं भी मानती हूँ, किनारे कर दीजिए। लेकिन जो शरई तलाक है उस तलाक को तो वो 3 महीने में करके फारिग कर देगा, एक चीज। और फिर मैं दूसरी चीज ये पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम में प्रोविजन है तलाक का, दूसरी शादी का, मर्द हो या औरत हो। लेकिन दूसरे धर्मों में, खासकर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में ऐसी कोई मान्यता धार्मिक स्तर पर तो नहीं थी। महिलाओं सती हो जाती थी, या दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट बहुत खराब माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा तलाकें किसमें होती हैं? बताइए आप। तलाकों का जो उसको अडॉप्ट करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल दिखा ना लोगों को कि 2 लोग जब एक साथ जिंदगी गुजारने में असहाय हो जाएं, उनको समझ में ना आए, तो खूबसूरती से अपने रास्ते अलग करें। तलाक का विरोध कौन कर रहा है? क्या चीज? क्या सुमैया जी बहुत अच्छा पॉइंट लेके आई। सुमैया जी, तलाक होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो डिबेट इन क्वेश्चन है ही नहीं। अगर 2 लोग नहीं रहना चाहते साथ तो उनको तलाक ले लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 बार मैं तलाक बोल दूं,
ये तो जुडिशियस हो गया ना मैडम। भाई मैं वही तो बोल रही हूँ, 3 बार में छोड़िए, एक तरफ से 3 महीने में तलाक हो जाएगी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 महीने में भी क्यों? बीवी उसके साथ रहना नहीं चाह रही हो, 1 मिनट रुकिए, मैं यही तो मैं कह रही हूँ, इससे फायदा क्या हुआ उस 3 तलाक के हटने से? किससे? उससे फायदा ये हुआ कि जो इस तरह की घटनाएं होती थी वो रुकी। पहली चीज कि जो इंस्टेंटली आप लोग 3 बार जो लोग बोल के करते थे वो रुकी। अब आप कह रही कि मैं जो असली प्रोसेस है कि गैप के बाद 3 बार बोलना है, वो भी जुडिशियस है। गुरुप्रकाश जी बताइए क्यों लेके आ रहे हैं आप लोग ये फैसला, क्या फायदा हुआ आपको? कि उस महिला को तलाक दी जा रही है, मेरी बात सुन लीजिए, उस महिला को तलाक दी जा रही है, उससे दिक्कत किसी को नहीं है, बस वो 3 बार में दी जा रही है, एक साथ तलाक। नहीं, उसी से दिक्कत है भाई। उसी महिला को अगर 3 महीने में छोड़ा जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी दिक्कत है। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। मसलों का हल, गुरुप्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिए जी। गुरुप्रकाश जी देखिए, लगता है कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। हाँ, आपने मुझे मौका दिया है। देखिए नीरज जी, बहुत ही दुख और पीड़ा की बात है कि शरीयत के पक्ष में भी यहाँ बातों को बोला जा रहा है। अभी मुझसे पहले जो वक्ता अपने विचारों को रख रही थी, उन्होंने शरीयत का उदाहरण दिया। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान है जो शरीयत के पक्ष में बोलता है, और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जो शरीयत के पक्ष में बोलते हैं कि शरीयत अच्छा था। आज भी कुछ लोगों को शरीयत अच्छा लगता है। ये सुन करके मेरे अंदर का जो प्रगतिशील व्यक्ति है उसको बहुत दुख हो रहा है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि भाई इसका फायदा क्या हो रहा है। एक सर्वे है मैडम, एक सर्वे के अनुसार 80% मुसलमान महिलाओं ने इसके पक्ष में बोला है कि जब से ट्रिपल तलाक को हटाया गया है तब से 80% मुसलमान महिलाएं इसकी पक्षधर रही हैं। लेकिन जिसके तरफ मैं पहले भी संकेत कर रहा था कि लंबे समय तक धारा 370 के हटने का विरोध किसने किया? यही लोगों ने किया। धारा 370 के हटने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वहां के मुसलमान समाज की महिलाओं के लिए भी कल्याणकारी योजना की शुरुआत हुई। वहां पे जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो 90% मुसलमान समाज के लोग हैं, उनको लाभ होगा कि नहीं होगा? उनको बोलने का अधिकार है कि नहीं है? आखिरकार आप लोग संपूर्ण मुस्लिम समाज की ठेकेदारी आपको किसने दी है? इन मौलवियों को, उन मौलानाओं को मुसलमान समाज की ठेकेदारी आप लोगों ने स्वयं घोषित कर लिया है क्या? सबको बोलने का हक है। आपके पास भी उतना ही हक है जितना एक पसमानदा समाज के व्यक्ति के पास हक है। आपको लगता है, आपको कुछ समस्या है, तो आप लॉ कमीशन में जाइए, अपना लिखित रिपोर्ट भेजिए, मिस्ड कॉल दीजिए। तमाम तरीके हैं जाकर के अपने बातों को रखने का, अपने विचारों को रखने का। लेकिन मैं आप हृदय की गहराइयों से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 21वीं सदी में शरीयत के पक्ष में आकर के तालिबान के समक्ष आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मुसलमान समाज की महिलाओं को भी बोलने का हक है, उनका भी वॉइस होना चाहिए। मुसलमान समाज में जो पिछड़े वर्ग है उनको भी बोलने का हक है। उनके बिहाफ पे बोलने वाले आप कोई नहीं होते हैं। जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से तुरंत आके उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आभा जी और आदिक साहब और सरेश जी से बातचीत करते हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं। लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मुद्दा यह है कि सबके लिए नागरिक सिविल कानून एक जैसे होने चाहिए। आभा जी, सीआरपीसी में किसी को दिक्कत नहीं है, टैक्सेशन के कानून में किसी को दिक्कत नहीं है, बैंक से पैसा जमा करेंगे, ब्याज भी लेंगे, सूद पे पैसा भी उठाएंगे। सिविल के बाकी कानूनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यूसीसी का मतलब आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें वो खुद ही कह रहे हैं कि इन प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी दिक्कत है, तो क्या ये एक मोटे तौर पे मेरे जैसे, मैं अपने आप को क्या मोटी बुद्धि का आदमी कह लूँ कि महिलाओं को हक न देने का एक साजिश है? वो धर्म स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूं मैं, सबके खिलाफ। बिल्कुल। अभी तो देखिए, हम लोग ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे। नीरज जी, मैं ये कहूंगी कि अगर एक व्यक्ति है, हिंदू व्यक्ति है, आप देखिए कई बॉलीवुड के स्टार्स हुए जिन्होंने जो है पहली शादी होते हुए धर्म परिवर्तन किया, इस्लाम किया और दूसरी शादी की। तो ऐसे में क्या कानून होने चाहिए? ऐसे में जो बच्चे होंगे उनके क्या राइट्स होंगे? ऐसे में जो सेकेंड वाइफ होगी उसका क्या राइट होगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि जो हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर रहा है, उसकी जो है दूसरी शादी वॉइड होगी, वो वैध नहीं होगी। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, सक्सेशन के हैं, सेकेंड मैरिज के हैं हिंदुओं के, तो ये सब को एक आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। और इसमें इक्वालिटी की बात आती है, बिल्कुल महिलाओं के हक की बात आती है, महिलाओं के अधिकार की बात आती है। दिक्कत महिलाओं को आ रही है। आपसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी की शादी ले लें, हेमा मालिनी जी बहुत चुप रही, लेकिन अगर
अगर कोई और हो पत्नी, वो अपनी प्रॉब्लम बताना चाहे तो देश को पता चलेगा कि ऐसी शादियों में क्या दिक्कतें आती हैं। फिर एक सीरियन क्रिश्चियंस का मामला आया था जिसमें मैरी रॉय ने केस डाला था कि सीरियन क्रिश्चियंस में महिलाओं को सिर्फ 25% प्रॉपर्टी का अधिकार मिलता है। तो जब आज बात हो रही इक्वालिटी की, बराबर का इनहेरिटेंस की, तो सीरियन क्रिश्चियंस को क्यों दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बदला। तो इंडिविजुअल एक एक केस आए और एक एक केस का कानून बदला जाए, उससे बेटर है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। और ये चीज जब फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाली गई थी तब भी फाउंडिंग फादर्स ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि ये जो है इसमें जो है इसको आप इवेंचुअली इसको आपको कानून लाना पड़ेगा। अभी हम नहीं ला पा रहे हैं, जो भी कारण हो, बट एवरीबडी वांटेड कि, और अगर आप बात करते हैं कि आर्टिकल 25 की धर्म कहता है कि प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, प्रोफेस एनी रिलीजन, बट रिलीजन और महिलाओं के अधिकारों को आप कैसे एक मान रहे हैं? महिलाओं के अधिकार, आज देश की महिला जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और उसके जो अधिकार है उसको आप धर्म से मत जोड़िए, आप उसको एक इंसान करके उसके अधिकार दीजिए। और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरा सार है। जी हाजिक, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे, और ये जो धर्मेंद्र वाला मामला था उसमें यही हुआ था कि धर्म बदल के शादी कर ली, अब कोई बंदा, ये सब चीज़ें कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस थोड़ी है। ठीक है, वो किसी ज़माने में इतना ज़्यादा रोल नहीं था, लोगों ने कर लिया, लेकिन मूल बात इसकी ये है, ब्रॉडर पिक्चर इसकी ये है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए सिविल मैटर्स में। और अगर ये किसी को लगता है कि शादी बहुत निजी मसला, इससे जीवन पे किसी के, सर शादी एक सिर्फ आपका मसला नहीं। जैसे अगर आप आत्महत्या को अपराध मानते हैं, मैं अपनी जान ले रहा हूँ, क्या किसी क्या तकलीफ भाई, आप एक सोशल प्रोडक्ट हैं। आपकी शादी सिर्फ आपका निजी मसला नहीं रह जाता, आपके बच्चे होते हैं, वो समाज में रहते हैं, आपका क्लैन बढ़ता है, वही चीज़ तो आगे बढ़ती है। तो वो सिविल राइट्स में आता है, सिविल कानून में आएगा। इसलिए ये कह के बचना कि नहीं साहब वो मेरा बहुत पर्सनल इशू है, मैं 3 करूँ 5 करूँ, ये सब बातें जस्टिफाइड नहीं है। हाजी साहब जोड़िए। देखिए नीरज जी, बात यह है कि इस्लाम ने जो महिलाओं को हक दिया है, ना तो दुनिया के किसी कानून ने अब तक हक दिया और ना आगे देगा। कि एक औरत जो उसका सम्मान दिया है कि माँ की हैसियत से बाप के हिस्सेदारी है, भाई की बहन की हैसियत से भाई के माल में हिस्सेदारी है उसकी, और बेटे की हैसियत से माँ की हैसियत से उसकी हिस्सेदारी है, और बेटी की हैसियत से बाप के हिस्से में उसकी हिस्सेदारी है। दुनिया में किसी भी कानून ने, किसी भी संविधान ने महिला को इतना हिस्सेदारी नहीं दी है जितनी इस्लाम ने दी है। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अभी 21वीं सदी की बात कर रहे थे आप, 21वीं सदी में कोरोना आ गया था तो घंटी बजाई जा रही थी और दिए दिखाए जा रहे थे, ये 21वीं सदी का होता। अरे लोगों की लाशों का ढेर लग गया और उनको कपड़े नहीं मिले और उनको कुत्ते खचेड़ते फिर रहे थे, ये 21वीं सदी में आपने दिया। बात ये है कि संविधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए सरकारें बनती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में चुनाव प्रचार में यूसीसी लाते हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर हंटर लगाया तो उनको पार्लियामेंट में उस बिल को लाना चाहिए, और किसी मुसलमान ने अब तक इसका पार्लियामेंट में ही आएगा, ऐसे थोड़ी बनेगा। अरे हाजी साहब समझ तो लो आप महाराज, अरे भाई ऐसे नहीं पास होगा, बना पार्लियामेंट में, किसानों पे नहीं आया। अरे रैली में थोड़ी पास हो जाएगा, नहीं वो भी आएगा पार्लियामेंट में। सर आप सुनो ना, हाजी साहब, हाजी साहब सुनो ना, आएगा तब उस पर चर्चा होगी, तब उसका विरोध है, उसके ऊपर फेवर होगा। तो अभी से विरोध क्यों कर रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ अभी से क्यों लाइन लेके बैठ रहे हैं आप तो अभी से विरोध कर रहे हैं जी। हिंदू और मुसलमानों को बांट रहे हैं। इसमें हिंदू मुसलमान कैसे बट रहा है? वो सब सबके लिए कानून बन रहा है, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? ये तो चोर की दाढ़ी तिनका वाली बात हो गई कि आपको कुछ लगता है गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जफर भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए कई धर्म होते हैं, ये गलत बात है कहना कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। क्रिश्चियन सबके लिए है भाई, महिलाओं को एडॉप्शन की राइट चाहिए। अरे नीरज जी, मैं एक बात कह दूं, एक बार मैडम, संक्षेप में, एकदम संक्षेप में। मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं देखिए, आप इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए, आप इसको अगर महिलाओं के अधिकारों से जोड़ेंगे, अगर महिलाओं के अधिकारों से आप जोड़ेंगे तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आएगा। आप इसको धर्म से मत जोड़िए, आप इसको धर्म से मत जोड़िए, आप इसको महिलाओं के अधिकार से जोड़िए। अपना देखने का नजरिया बदलिए। महिला कोई वस्तु नहीं है, आपके अंदर डोमिनेट करने की वस्तु नहीं है। आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो इंडिपेंडेंट अधिकार चाहती हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि
मर्द वर्ग जो है, पुरुष लोग उनके अधिकारों के बारे में सोचे। वो नहीं चाहती कि आप डिसाइड करिए कि उनको बच्चा अडॉप्ट करना है, जफर सरेश वाला डिवोर्स मिलेगा कि नहीं। जी आबा जी रुकिए, हाजिर भाई रुकिए। जफर सरेश वाला जी बताइए, आपको जोड़ना सर बहुत डिप्लोमेटिक प्ले कर रहे हैं। नहीं देखिए, डिप्लोमेटिक प्ले करने की बात ही नहीं है। हाँ। मुझे आप बताइए कि अभी कुछ भी बात करना, इस पर मुखालिफत भी करना प्रीपोस्टरस है या नहीं है? अभी मुझे आप बताइए, क्या हमारे सामने मुसद्दा आया है? हमारे सामने आया है कि भाई वो कॉमन सिविल कोड क्या होगा? तो अभी उसकी मुखालिफत करना मेरे हिसाब से इट इज प्रीपोस्टरस। और अगर मुसलमान जो समाज के जो हैं, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप जो 2-3 नाम ले रहे हैं मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन के, ये कोई सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। मुसलमान, आप ये हम लोग भूल जाते हैं कि मुसलमान कोई होमोजीनियस नहीं है कि एक ही भाई यूपी का जो मुसलमान सोचता है वही उसकी थिंकिंग पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है। मुसलमानों की अपनी सोच है। और ये जो लोग हैं, मैं उनको यही कहता हूं, दोबारा मैं कहूंगा कि आप जाके अगर आपको लगता है तो लॉ कमीशन के चेयरमैन से भी मिलिए। आपकी जितनी एप्रीहेंशन हैं आप रखिए, सब कुछ को रखिए, आपको जो लगता है, जो खदशा है उनके सामने जफर साहब और फिर एक तो बड़ी समस्या ये है, मैं समझता हूं अभी कोई भी इस पर टिप्पणी करनी, हाँ नहीं, ये आपने एक फेयर पॉइंट ये बोला कि अभी नहीं, तो ये तो आपकी बात ठीक है। तो समस्या ये है कि आप जब भी इस तरह चर्चा होती है तो आप लोग ये कह के निकल जाते हैं कि हमारा कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अब फिर उसके लिए तो फिर वो जो 8 लाख की संख्या है उसमें और 10-20 हजार बढ़ा लीजिए आप लोग। नहीं, आप बात अभी जफर साहब ये सुमैया जी कह रहे थे, हाजिर साहब कह रहे थे कि बातचीत हो बैठ के, कौन रिप्रेजेंटेटिव, किससे बात की? जफर साहब तो डिप्लोमेटिक प्ले कर रहे हैं, तो बात किससे की जाए? हाजिर साहब अपनी गलत कहानी सुना रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं कि अभी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आई है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाके उस चेयरमैन से भी मिले, लॉ कमीशन के, और अपनी सारी बातें रखें। चलो नहीं, वो तो प्लान बना ले, मैंने तो शुरू में कहा था कि ये कितना मामला सीरियस है जफर भाई, इसमें 3 चीजें तत्काल हुई। मैंने आपको शुरू में बताया कि पर्सनल लॉ बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग होकर डिस्कस हुआ कि हमको मिलना पड़ेगा क्योंकि ये मामला सीरियस है, मानसून सत्र के पहले दिन ही आ सकता है। होम मिनिस्ट्री में मीटिंग हो चुकी है, आम आदमी पार्टी बिना मांगे समर्थन दे रही है। तो आप इसकी गंभीरता समझिए ना। मिल चुके हैं आपके वो जो जिनको आप मानते नहीं, लेकिन वो लोग मिलके तय कर रहे हैं कि भाई जरूर इस पे तेजी से काम करना है, वरना तो होने वाला है, कानून तो आने वाला है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर कानून आता है, आ गया, तो फिर मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उसके अराउंड कैसे करें। मैं नहीं समझता कि अगर कोई कानून आ गया तो मुसलमानों को अपने मजहब पे चलने में कोई दिक्कत होगी, इसलिए दुनिया के कई मुल्कों में मुसलमान चल रहे हैं। तो यही तो असली मसला यही है ना, जिसको आप बहुत पॉलिश्ड वे में डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, असली चीज वही है। मैंने कहा ना, सीआरपीसी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मानेंगे, टैक्स के सारे कानून आप मानेंगे। ब्याज लेना हराम माना जाता है शायद, लेकिन टैक्स के कानून चलेंगे, बैंक से ब्याज मिलेगा चलेगा। इस देश के सारे कानून आप मानते हैं। ये कानून भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पहले तो ये दिमाग से निकाल लिया जाए, ये सबके लिए लागू हो रहा है। पहले ही कहा नीरज जी, हाँ नीरज जी, ये बात तो मैंने पहले ही कही। तो सर वही तो मेरा सवाल है कि हाजिर खान और सुमैया राणा जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब मेरे सुमैया जी के जो फादर वालिद साहब हैं, उन्होंने तो माँ के ऊपर मोहब्बत में एक शेर शायरी पूरी लिख दी है, कविता लिखी है। उसी महिला के सम्मान के लिए तो ये हो रहा है। उस पर भी अगर आप आपत्ति कर रहे हैं तो मुझे तो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। समय खत्म हो रहा है, मैं इसको समाप्त करूंगा। हाजी साहब, एक बात जो आपने कही ना, मैं वंस फॉर ऑल खत्म कर देता हूँ। ये आप लोग अक्सर डिबेट में आके लोग बोलते हैं कि कोरोना के समय थाली बजाओ घंटी बजाओ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचिए। ये इसलिए नहीं कहा था कि घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा। वो इस देश के 140 करोड़ लोगों को हौसला बंधाने के लिए किया गया था कि आप डरिए मत, हिम्मत रखिए, आप बचेंगे, जिएंगे और सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। घंटी बजाने से कोरोना नहीं भाग जाएगा, ये इरादा नहीं था। इसलिए इस तरह की बातें करके प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा डिमीन करने से बचाए। ये सब बातें मत कहा करिए। ये वंस फॉर ऑल सेटल है कि जब जोश बढ़ाना होता है तो इस तरीके के कोई काम किए जाते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव इसीलिए मनाया गया था कि लोग एकत्र हों, अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हों, इसलिए किया गया था। प्लीज़ थोड़ा सा मतलब सोच के बोला करिए। समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।